दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो हम आपको लुटियंस की दिल्ली के सफर पर लिए चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट हाउस है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी मौजूद है। देश के भीतर की जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है वो यहीं तय होती है, सब कुछ तो यही है। इसीलिए लुटियंस की दिल्ली के बारे में कहा जाता है दरअसल इस देश में कहीं पर लोकतंत्र है तो वह लुटियंस की दिल्ली में है। और इस देश के भीतर में वह कौन सी जगह है जहां से लोकतंत्र को दफन भी किया जा सकता है, तो वह लुटियंस की दिल्ली ही है। और जिस वक्त लुटियंस की दिल्ली के आर्किटेक्चर को तैयार किया जा रहा था, और खासतौर से दो लोग, जो एक सर एडविन लुटियंस थे और दूसरे सर हर्बर्ट बेकर हुआ करते थे, इन दोनों ने जब आर्किटेक्चर तैयार किया तो यह पूरा इलाका घने वृक्षों से पटा पड़ा था। बड़ा शानदार था यह रायसीना हिल्स का इलाका। चिड़ियों का चहचहाना सुबह सूरज के उगते वक्त या फिर शाम के समय में या गोधूली वेला में यहां पर चिड़ियां खूब चहचहाती थी। और इन चिड़ियों के चहचहाने के बीच ही इन लाल दीवारों के भीतर जो भी इस देश के भाग्य विधाता होंगे, कम से कम उनकी आवाज सुन सके। यकीन जानिए, बाहर से चाहे लाल दीवार कितनी भी मजबूत दिखाई देती हो, लेकिन लुटियंस के आर्किटेक्चर ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जिसमें आप बाहर से जुड़े रह सके, पक्षियों की आवाज को सुन सके। और आज सुबह सुबह जब संसद भवन के भीतर ही सस्पेंड किए गए 8 सांसद सुबह जब अंगड़ाई ले रहे थे, उठ रहे थे, तो उस वक्त का एक वीडियो उन्हीं सांसदों में से एक ने जारी किया। चिड़ियों का चहचहाना खूब सुनाई दे रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, शानदार वक्त, और घास पर ये 8 सांसद सो रहे थे जिन्होंने कल रात पूरी गुजार दी किसानों के हक के बिल को लेकर, जिसमें इनका कहना था कि दरअसल इस बिल को धोखे से पार्लियामेंट के भीतर पास किया गया है और वो अपनी पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर इस देश के भीतर में आजादी भी छीनी तो नहीं जा रही है, उसको बरकरार रखने की ये लड़ाई है। कोई भी लड़ाई हो, लेकिन लुटियंस की दिल्ली में सफर करने के लिए आज निकल चलिए, क्योंकि यह अपने तरीके का पहला मौका है जब इस देश के भीतर की पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है और एक के बाद एक जितने दिन पार्लियामेंट के लिए रखे गए हैं उससे ज्यादा बिलों की तादाद है। और बिलों के पास होने का मतलब यह होता है वह कानून के तौर पर देश में अमल किया जाएगा और उस कानून को नहीं मानने वाला अपराधी होगा। और कानून का पालन करवाने के लिए हमारे पास फोर्स है, हथियारबंद फोर्स है। आप कैसे नहीं करेंगे? हमारे पास अदालतें हैं जो संविधान की व्याख्या करती है। यह तो आप ही के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संविधान की व्याख्या हम करते हैं या नहीं करते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट जनता को देखेगा। तो इस पार्लियामेंट के भीतर इन 14 तारीख के बाद से अभी तक सोचिए कितने बिल रखे जा चुके होंगे। सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 दिन। इन 8 दिनों में 21 बिल रखे जा चुके हैं। 21 बिलों में से 15 बिलों पर मोहर भी लगा दी है लोकसभा ने, 8 बिलों पर मोहर लगा दी है राज्यसभा में, 8 या 9 बिलों पर, और आने वाले वक्त में मुहर लगती चली जाएगी। विपक्ष हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। हाथ में तलवार है, सामने गर्दन है, तो काटने में क्या फर्क पड़ता है? कमोवेश इस लोकतंत्र का मतलब शायद हथियारों का होना नहीं, सरों का होना है। ऐसे सर जिनकी गिनती बहुसंख्य तबके में हो जाए। तो आइए आपको लुटियंस के दिल्ली के भीतर का उस सच से अवगत कराना चाहते हैं जहां पर अब दीवारें लाल हैं और उनके भीतर देश के अलग अलग हिस्सों का रुदन सुनाई नहीं देता है, दर्द सुनाई नहीं देता है, उनके मुश्किल हालातों से कोई परिचित नहीं है। और शायद इसीलिए एक वक्त देश के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जब पार्लियामेंट में आए थे, नॉमिनेट होके आए थे, राज्यसभा में पहुंचे थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, रेशमी नगर, भारत का रेशमी नगर। यह रेशमी नगर लुटियंस की दिल्ली थी, पार्लियामेंट था, रायसीना हिल्स थी, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनती हुई पॉलिसीज थी। इनके भीतर कितना अंधेरा है, और शायद बाहर का कुछ भी जब सुनाई ना देता हो तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधान सेवक ने आज आईआईटी के छात्रों से बातचीत की। इस देश के भीतर में आईआईटी शायद हायर एजुकेशन का सबसे ऊपरी रूप है। आईआईटी से बात कर रहे थे, संवाद हो रहा था, अच्छा लग रहा था।
लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश के भीतर में पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा लिया गया वह सरकार ने अपने द्वारा चलाई गई संस्थानों से ही लिया, और सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से देती है उनसे भी पीएम केयर्स में पैसा डलवा लिया, और उसमें आईआईटीज भी है, उसमें आईआईएम भी है। यानी इस देश में एजुकेशन का बजट दुनिया की दृष्टि से जब सबसे कम हो, और मनमोहन सिंह सरकार ने अपने तौर पर सबसे कम बजट दिया था, लेकिन यह किसे पता था कि मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे। उन्होंने भी एजुकेशन पर बजट लगातार कम करते चले गए। बात आज सब पे होगी, क्योंकि इस बात को समझना चाहिए कि बार बार इस सवाल के साथ लोग आते हैं कि रास्ता क्या है। हमको लगता है शुरुआत इस रास्ते से ही करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस देश की जो स्थिति है उसमें वाकई रास्ता क्या है। क्या इस देश में कोई बोल पाने की स्थिति में है कि 2016 के बाद से इस देश में जो भी निर्णय लिए गए वो सब इस देश के निर्णयों के खिलाफ के निर्णय थे, यानी देश के हक में कोई निर्णय नहीं था। कोई बोल पाएगा? क्या इस बात का जिक्र होगा कि 2014 से पहले जो इकोनॉमी भ्रष्ट नजर आ रही थी, ब्लैक मनी से प्रभावित थी, हवाला से प्रभावित थी, पैरेलल इकोनॉमी थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी, ये सारी इकोनॉमी मौजूदा वक्त में दोबारा चाहिए इस देश को? कोई कह पाएगा क्या? हम इन बात का जिक्र आज किसान बिल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिलों की फेहरिस्त आपने देख ली। इन बिलों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। आज तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल भी जारी हो गया, वह भी पास कर दिया गया। इससे पहले बैंकरप्सी बिल पास कर दिया गया, उससे पहले लेबर्स को लेकर बिल पास कर दिए गए, किसानों को लेकर बिल पास कर दिए हैं, अपरंपार बिल पास कर दिए गए। लेकिन आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्यों कोई सरकार अगर पढ़ी लिखी ना हो, क्यों कोई सरकार अगर सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से चलती हो, क्यों कोई सरकार सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के बाद इतने बड़े बड़े निर्णय ले रही हो जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा हो, और लाल दीवारों के भीतर उस देश की आवाज ना पहुंच पा रही हो, तो क्या होगा? हमें लगता है कि इस देश में अर्थशास्त्रियों का जो समूह है, जो प्रधानमंत्री को समझाता है, उसने गलत नहीं समझाया कि आप जो किसानों से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ बिल ला रहे हैं, वो बिल लेकर आइए। सामान्य स्थिति इस देश की होती तो इस बिल को लेकर शायद एक दूसरी परिभाषा गढ़ी जाती। ये दूसरी परिभाषा ऐसे वक्त गढ़ने की मुश्किल आ गई कि जहां पर लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहले ही तबाह कर दिया गया। हमारे पास इकोनॉमिक ढांचा नहीं बचा है। किस आधार पर आने वाले वक्त में इकोनॉमी चलेगी हम नहीं जानते हैं। सामान्य स्थिति होती तो इन बिलों के आने पर क्या होता? इन बिलों के आने पर यह होता कि एग्रीकल्चर पर कॉरपोरेट का कब्जा होता। कॉरपोरेट आते तो किसान मजदूर में तब्दील होता। जमीन बटी हुई है, जो इस देश के लगभग 80% किसान 1 हेक्टेयर भी जमीन जिनके पास नहीं है, वो सारी कंसोलिडेट करनी होती जमीन। कॉरपोरेट उसको कंसोलिडेट करता और उसके बाद वो फायदे के लिए वहां पर खेती की शुरुआत करता। वहां से फायदे का मतलब यह होता है कि उसी को उपजाएंगे जिसके जरिए उसको मुनाफा होगा, उसके जरिए वह वहां पर भंडारण की व्यवस्था करता, भंडारण के जरिए अपना मुनाफा कमाता, अपने मुनाफे के जरिए जो पैसा है वो इंडस्ट्री में लगाता। इंडस्ट्री जो रुकी हुई है, इंडस्ट्री चलने लगती, या इंडस्ट्री जो चल रही थी वो और तेजी से प्रोग्रेस करती। दुनिया में यह रशिया में हो चुका है, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है कि रशिया में यह प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि असल में ना शहर में रोजगार है और ना गांव में किसानों को हक मिल पा रहा है। तब आपने ये बिल को सामने लेकर आए हैं। तो समझाने वाले अर्थशास्त्री शायद ये ना समझ पाए कि अगर ये बिल 2015 में आ गया होता तो स्थिति दूसरी होती, क्योंकि 2015 के बाद के लिए गए सारे निर्णयों ने इस देश के भीतर में इकोनॉमिक रिफॉर्म को खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया तब आप रिफॉर्म की सोच रहे हैं, उस रिफॉर्म की जिसके लिए एक बेसिक इकोनॉमी होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे। मनमोहन सिंह के समय इकोनॉमी क्यों चल रही थी? उस दौर में मंदी को चीजें कौन संभाल लेती थी? पैरेलल इकोनॉमी थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी थी, ब्लैक मनी भी थी, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या की? उन्होंने माना ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, काट दो इस पिलर को, खत्म कर दिया। उन्होंने माना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको टैक्सेशन के दायरे में लाएंगे, उसकी सारी चीजों को मोनेटाइज करेंगे, उस पिलर को काट दिया। सोचा था इंडस्ट्रीज को रेगुलाइज करेंगे, वहां पर चीजें और अनुकूल करेंगे, उस पिलर को काट दिया।
धीरे धीरे सारे पिलर कटते चले गए और इकोनॉमी का ढांचा तिरछा होकर खड़ा हो गया। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, तो इनके अर्थशास्त्रियों ने इनको सुझाव दिया, एक पिलर तो बचा हुआ है एग्रीकल्चर का, इसको भी खत्म कीजिए। उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी किसी भी चीज को खत्म जब किया जाता है तो एक पिलर खुद बनाना पड़ता है, और जिस पिलर को हटाते हैं उसके बदले दूसरा पिलर लाएंगे, नहीं तो मकान ढह ढहा के गिर जाएगा। हुआ इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ यही है, एक के बाद एक पिलर काटते चले गए और मकान ढहते चला गया। जो चौथा पिलर था अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का, उसको भी काट दिया कि धड़ाम से पूरी इकोनॉमी नीचे आकर खड़ी हो गई है। अब यहां से यह सवाल करना बेहद नागवार गुजरेगा कि दरअसल क्या वाकई किसानों को कोई लाभ मिलेगा? क्या वाकई कॉरपोरेट किसी तरीके से परिस्थिति अनुकूल कर देगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप इन चीजों को परखना शुरू करेंगे तो उसके लिए जो बेसिक चीज होती है वह भी अगर इस देश में मजदूर, किसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, व्यापारी, छोटे व्यापारी, रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका, किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो आप चीजें संभालेंगे कैसे? और यहीं से यह बात शुरू होती है कि धोखा फरेब शुरू होता है। पहला धोखा सरकार ने आते ही कर दिया। उनको लगा किसानों के बीच अब क्या किया जाए, तो एमएसपी दे देते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन यह नहीं कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ऐलान करने वाले हैं उससे कम में किसी ने खरीदा तो उसको जेल में डाल देंगे। जी नहीं, ऐसा कहने की हिम्मत सरकार में नहीं है, क्योंकि वह खुद अपने तौर पर, यहां तक कि एफसीआई गोडाउन भी एमएसपी से कम कीमत में किसानों से अनाज उठवा लेता है, जिससे कि सरकार जो सब्सिडी देती है उसके हिस्से में कम सब्सिडी देने की स्थिति आए और राशन दुकानों में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह एक स्थिति इस देश के भीतर में गवर्नमेंट की एजेंसीज के जरिए है। एमएसपी जो दिया गया, आप देखिए, हमको लगता है हम लोग सिर्फ यहां पर गेहूं का लेते हैं, वीट का एमएसपी जो है वह बढ़ाया गया 50 रुपए, 1925 से 1975 किया गया, यानी 2.6%। इतिहास टटोल कर देखिएगा, अगर भारत में एमएसपी का, वह भी गेहूं का 2.6% सबसे लोएस्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था हम सिर्फ प्रचार करने निकले हैं, इसका मतलब था हम सिर्फ लुभाने निकले हैं। और अगर बरस दर बरस देखते चले जाइएगा, जैसे हमको लगता है 2012-13 जब मनमोहन सरकार थी, तब उन्होंने उस बरस 9.8% एमएसपी बढ़ाई थी, 1170 से बढ़ाकर 1285 कर दी थी। उसके बाद उन्होंने 5.1% बढ़ाई थी 13-14 में, इलेक्शन ईयर आ रहा था, दूसरी तरफ यह तय हो चला था मनमोहन सिंह हारेंगे चुनाव, तो उन्होंने 5.1% यह सोचकर बढ़ाई थी कि ज्यादा अनाज के लिए पैसा नहीं निकालना पड़े, अभी तो इलेक्शन की स्थिति है और चुनाव शायद हार जाएंगे। लेकिन उस समय जय जवान जय किसान, ना जाने किसानों को लेकर क्या क्या वादे किए जा रहे थे। उस वक्त जो सरकार आने वाली थी और जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, किसानों से क्या क्या वादे नहीं किए थे। यह वादा पहला किया गया था कि 12 महीने के भीतर जो अनाज पे जो लागत मूल्य होता है वह भी दे देंगे, उसमें 50% जोड़ देंगे, उतना भी दे देंगे। लेकिन सत्ता में आते ही बदल गए और उन 12 महीनों के भीतर ही जाके अदालत में हलफनामा दिया कि यह संभव नहीं है, इतना पैसा दे पाना संभव नहीं। जो वादा था वो पलट गए। एनीवे, सवाल था कि जो किसानों से वादा हो रहा था उसका जब 2014 से आप एवरेज देखना शुरू कीजिएगा तो कभी भी एवरेज 6% से ऊपर नहीं गया। 6.6% 2017-18 में गया, पर जैसी सरकार में आते हैं 3.7%, 14-15, 15-16 में 3.6%, 16-17 में 5.2%, 17-18 में सबसे ज्यादा 6.6%, और 19-20 में फिर वो घटना शुरू होता है 6.61%, 20-21 में ये और घटता है 4.6%, और इस बरस और घट के 2.6% हो गया। धोखा फरेब है। दूसरी स्थिति आई है, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? इन लाल दीवारों के भीतर में विदेश मंत्रालय भी यहीं पर है, जो साउथ ब्लॉक का हिस्सा है, उसके भीतर है। यही वो लाल दीवार है जिसको दिखाई सुनाई नहीं देता है। चाइना को लेकर हमने कितनी हड़दंग मचा दी इस देश के भीतर में, और खुद अपने तौर पर क्या क्या नहीं बंद कर दिया, क्या क्या ऐलान किया। लेकिन आपको यह जानना चाहिए, कल ही पार्लियामेंट में इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, उनसे सवाल पूछा मनोज कोटक ने कि क्या आप चाइना को जो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिए हुए हैं उसको खत्म कर रहे हैं ना? इन्होंने बोला जी नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। नहीं मंशा है, चाइना मोस्ट फेवरेट नेशन व्यापार के तौर पर बना रहेगा। और भारत की आत्मनिर्भरता का आलम क्या है? उसके पैरेलल में जो आपने नारा दिया, लेकिन बावजूद इसके आत्मनिर्भर हो नहीं पाए।
बाहर से आपने कहा माल नहीं मंगाएंगे, दूसरे ने देखा कि ये हमारे साथ तो आमने सामने आकर खड़े हैं, तो मांग कॉस्टली कर दो आप, इनको मांग की जरूरत है लेकिन हम अपने तौर पर चीजें और कॉस्टली करेंगे। और किसी ने नहीं किया, चाइना ने ही किया। चाइना ने जो दवाई बनाने के लिए जो शुरुआती या बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम लोग केएसएम कहते हैं, के की स्टार्टिंग मटेरियल्स, या फिर हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एपीआई होते हैं, उसकी कीमतें कमोवेश 10 to 20% बढ़ गई इसी दौर में। और वो माल इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के भीतर जो दवाइयां बनती हैं, खासतौर से जो पेंसिलिन जी है, वो $9.5 में आ रही थी, वो $11 में उसने तुरंत कर दिया। इसी तरीके से अलग अलग दवाइयों के नाम है जिसको बढ़ा दिया गया, और वो तकरीबन 30% तक बढ़ा है, लेकिन एवरेज निकालिएगा तो 10 से 20% बढ़ गया। लेकिन मोस्ट फेवरेट नेशन चाइना बना रहेगा। हम इन बातों का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि सवाल धोखा फरेब का नहीं है, सवाल है कि आप किस रूप में सरकार को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना जानते हैं। क्योंकि इसी दौर में इस देश के भीतर में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मातहत जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तकरीबन 1683 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इन प्रोजेक्ट्स को लगातार विलंब लेट हो गया है, और ये जो 4, 5, 6 महीने जो इस दौर में स्थिति हुई, आप संभाल नहीं पाए हैं चीजों को। ये जो बिल आ रहे हैं, ये इसीलिए बिल लेकर आते हैं, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि इस दौर में फंड की तंगी, लैंड एक्विजिशन मुश्किल, लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है। स्लो जो सिविल वर्क होता है उसमें आपको मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, मैंने लेबर की शॉर्टेज हो गई है। ये सारी चीजें होते होते स्थिति ये आ गई है कि तकरीबन 505 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 12 महीने से लेकर 60 महीने तक, यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक का विलंब हो गया। इससे जो तत्काल जो आकलन किया गया, उससे सरकार पर बहुत 4 लाख करोड़ का ज्यादा पड़ गया। प्रोजेक्ट आपने बनाया, वक्त पे आपको बनाना है, यह आपने बताया, लेकिन उसके लिए जो बजट भी निर्धारित किया वह भी आपने किया। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 102 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें 12 महीने की देरी हो गई है, 118 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 13 से 24 महीने की देरी, 157 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 25 से 60 महीने की देरी, 110 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो 60 महीने से भी ज्यादा लेंगे, यानी 2025 के बाद भी वह शुरू नहीं हो पाएंगे। अब सवाल यहां पर है कि क्या वो पैसा दिया गया या नहीं दिया गया, या सरकार के पास पैसा भी नहीं था। 20,58,193 करोड़, यह सारे प्रोजेक्ट्स की कीमत है, जो आज की तारीख में बढ़कर 24,87,361 करोड़ हो गई, यानी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। जो पैसा दिया जा चुका था, जो एक्सपेंडिचर था, सभी तरह का जो व्यय था, वो लगभग 46% दिया जा चुका था, यानी 11,51,222 करोड़ रुपए यह एक्सपेंडिचर दिया जा चुका था, जो 46% है टोटल का। अब सवाल यह है कि यह पैसा अटक गया, प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या अंतर है इससे पहले जो आप आरोप लगाते थे कि दूसरी सरकार प्रोजेक्ट्स को नहीं ढीला कर पा रही है? इसमें बात और आगे बढ़ाइए कि जो बिल्स लाए जा रहे हैं वह अपने लिए ढाल के तौर पर सरकार ला रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे पीएम केयर लाया गया। हमको लगा आज प्रधानमंत्री जब आईआईटी गुवाहाटी से बातचीत कर रहे थे तो उनके जहन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि उन्होंने लगातार बजट कम किया है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन के तौर पर जीडीपी का कितना हिस्सा सरकार देती है, अगर उससे एनालिसिस कीजिएगा, जिसमें स्टेट का हिस्सा भी, सेंटर का हिस्सा भी, दोनों हिस्सा जोड़ लीजिए, आईआईटी का हिस्से पर भी हम आएंगे। मनमोहन सिंह के समय में यह, अगर आप 9-10 से शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 3% से ऊपर रहा है, 3.1%, 3.2%, 3.17%, 3.36%, 3.1%, ये 2009 से 2014 के बाद। 2014 के बाद हमारा बजट 2.8%, 2.86%, 2.85%, 2.88%, 2.9, यानी 3% से नीचे आ गया और कम आ गया। जो सेंटर का बजट था हायर एजुकेशन को लेकर, वो एवरेज मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी के हिसाब से 0.7% था, मोदी सरकार के दौर में 0.5% पर आ गया। अब आइए, यहीं से सवाल निकलता है कि इन बातों का जिक्र सरकार को पैसा देने के लिए नहीं है। जो देश में आईआईटी चल रहे हैं, आईएम चल रहे हैं, एनआईटी चल रहे हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है और यूनिवर्सिटीज लगातार मांग करती रहती है यूजीसी से भी। यूजीसी भी कहती है हमारे पास पैसा उतना बजट का नहीं है जिससे हम आपको पैसा दे सके। लेकिन स्थिति देखिए, पीएम केयर में इन्होंने भी पैसा डाल दिया। वहां पर जो भी लीड कर रहा होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, वीसी होगा, जो भी होगा, जिस भी मानिए जो हायर पोस्ट पे होगा, सब ने मिलकर सरकार को पैसा दे दिया। और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से, जिसके लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है, उसने 21 करोड़ 84 लाख रुपए पीएम केयर्स में डाल दिए। हमको लगता है थोड़ा और सिलसिला इसको आगे बढ़ाइए। इस देश के भीतर में लगभग 20 आईआईटी जो है उसने 5 करोड़ 47 लाख रुपए दिए। और जिस आईआईटी गुवाहाटी से सरकार बातचीत आज प्रधान सेवक बात कर रहे थे, उसने अपने तौर पर पीएम केयर्स में 36,40,000 रुपए डाले हैं, जबकि वह अपने यहां रोना बजट का रो रहा है। उसके यहां से 3 लेटर जा चुके हैं सरकार के पास कि हमारा बजट हमको बढ़ाइए। नहीं बजट बढ़ रहा है, लेकिन पीएम केयर्स में पैसा डाला। इस देश में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो 10 आईआईएम के जरिए 60,06,000 रुपए दिए गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लगातार रोना रोती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें से एक है, जो लगातार रोना रो रही है कि पैसा तो दीजिए, और इतना ही नहीं, पैसा इस रूप में दीजिए कि हम कम से कम डिजिटली तो हो जाएं। और तो और बच्चों की परीक्षा के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने भी 3 करोड़ 39 लाख रुपए पीएम केयर में डाले हैं। दबाव था, सरकार का निर्णय था, या फिर चापलूसी थी, या कोई बोलने की स्थिति में नहीं था? क्या था ये एनालिसिस कीजिए आप। क्योंकि इस देश के भीतर का सच ये है कि 9 आईआईटी 1 करोड़ रुपए उन्होंने भी दे दिए। यूजीसी जो रोना रोती है पैसे का 7,41,000 रुपए उसने भी पीएम केयर में डाला है। हर किसी ने डाला है अपने तौर पर। और इन बातों का जिक्र हमको लगता है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार अगर अपने तौर पर पैसा नहीं दे पाती है और दूसरी तरफ वो इंस्टीट्यूशन सरकार को पैसा, तो क्या सरकार का डर है? क्या प्रधान सेवक का डर है? कौन सा डर है जिसमें यहां के कोई वीसी नहीं बोल पाता है, कोई यूजीसी का चेयरमैन नहीं बोल सकता है? तब यहीं से बात निकलती है, क्या ऐसी जगहों पर नियुक्तियां भी पीएमओ के जरिए तो नहीं होती होगी, या फिर ऊपर से चीजें पॉलिटिकल रूप में तय तो नहीं होती होंगी? यह सिलसिला देश में चला आया है। ऐसा नहीं है कि यह फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी होता था। और ये होते होते यह स्थिति आ गई है कि अब ये डर के मारे पैसा भी पीएम केयर में डालने की स्थिति में आ गए। लेकिन हमको लगता है अब यहां पर देखने की चीज है कि ये जो बजट निर्धारित कर रहे हैं कि इतना बजट हमने आपको दिया है, उसमें जैसे IIIT है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 428 करोड़ रुपए से घटकर आज की तारीख में ये 393 करोड़ का बजट आ गया। 428 करोड़ 18-19 में था, उसके बाद घट गया 19-20 में और कम हो गया, 374 करोड़ हो गया। उसके बाद 393 करोड़ पिछले साल हो गया 20-21 में। यह स्थिति घट गई। और हमको लगता है जो डिजिटल की स्थिति है, डिजिटल इंडिया की जो ई लर्निंग है, उसके लिए बजट 2018-19 में बजट था 455 करोड़ रुपए और 20-21 में बजट है 444 करोड़ रुपए। पैसा नहीं है, यह सोच नहीं है, विजन नहीं है, और हम लोग डिजिटली भी होना चाहते हैं, बजट भी कम कर दे रहे हैं। यह कमोवेश हर उस इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ है जिसके जरिए हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में वहां पर रिसर्च होगा। रिसर्च के जरिए इस देश का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए उस दिशा में लोग सोचेंगे। एग्रीकल्चर की दिशा में भी दुनिया भर में जो भी काम हुआ है वो इंस्टीट्यूट से निकले और इंस्टीट्यूशन से निकले हुए ही छात्र थे जिनके रिसर्च ने उस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्टअप किया है। लेकिन सारी चीजें तहस नहस हो गई। और संयोग ऐसा है कि जो बिल्स की फेरिस्त रखी गई है उसमें एजुकेशन से जुड़े हुए भी ऐसे ऐसे बिल हैं जो अब आने वाले वक्त में सरकार पर निर्भर छात्रों को होने नहीं देंगे। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में कैसे चला जाएगा, इस दिशा में ध्यान बाखूबी देखा गया है। यानी बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कैसे जाएगा, इस दिशा में अब अमेंडमेंट की बात हो गई। आने वाले वक्त में जो कंपनियां दिवालिया हो जाती है, जो बैंकों से लोन ले लेती है, उनको दिवालिया घोषित ना करें और फिर उनको जरिए कर्ज जो लिया गया उनको बचाए भी रखें और बैंक के ऊपर जो जनता का पैसा जमा होता है वो बांटते भी रहें, इसके लिए भी आ गया। लेबर्स को निकालने के लिए एम्प्लॉयर्स को पावर भी दे दिया गया, हम दखल कुछ नहीं देंगे। भंडारण की सोच भी ले आई गई कि कॉर्पोरेट्स कल से खेती में कूदें तो जितना मन चाहे भंडारण कर दे। एसेंशियल गुड्स की जो बंदिशें थी, गेहूं, चावल, आलू, प्याज, सब खत्म कर दो, वो जितना भी भंडारण कर सकता है करे। एक ऐसी परिस्थिति में लाकर सारी चीजों को खड़ा कर दिया गया। और इसके बाद जो आखिरी स्थिति आती है
जो दोबारा लौटी है इस बिल पर, क्योंकि इस बिलों के भीतर में जो बिल रखे गए हैं, 21 बिल जो अभी तक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और 15 लोकसभा में पास हो गए हैं, 3 अभी राज्यसभा में विपक्ष के बगैर पास हो जाएंगे। इनकी स्थिति को अगर देखिएगा तो किसानों से जुड़े हुए बैंकों से जुड़े हुए बिल, दिवालिया होने वाली इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए बिल, एजुकेशन, ये 4 सेक्टर खास तौर से महत्वपूर्ण है। इन 4 सेक्टर के जरिए सरकार इन चारों जगहों पर कुछ नहीं कर पाई। बैंकिंग सर्विस अंदर से कंगाल हो गई है, खोखली हो गई है। जो कंपनीज थी उनके ऊपर इतना कर्ज है कि वो लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। लौटाएं तो कैसे लौटाएं, क्योंकि उनका माल बाजार में कोई खरीदार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं, इकोनॉमिक चले तो कैसे चले। तो ये ऐसी सरकार है जो लाल दीवारों के भीतर लोकतंत्र को अपने तरीके से न सिर्फ जीती है, बल्कि इस तरीके से जीती है जिससे इस बात का एहसास बाहर हो ही नहीं कि इसके कान नहीं है, आंख नहीं है। और पार्लियामेंट के भीतर में जो बिलों की पूरी फहरिस्त रखी गई, पीएमओ के जरिए जो पॉलिसीज बनाई गई, नीति आयोग ने अपने तौर पर जो नया डिजाइन किया है कि हम इस पॉलिसी को ऐसे लाएंगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनके बोर्ड ने जो चीजें तय की है, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिना बजट के जिस रूप में चलाने की प्रक्रिया में आ रही है, और इन सब के साथ साथ इस देश के भीतर में जो डेमोक्रेसी को जीने का नया तरीका इसलिए लाया जा रहा है जिससे आपके भीतर ये सवाल लगातार ना उठे कि क्या वाकई इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं। इन लाल दीवारों के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चकाचौंध है, मदमस्ती है। डिगा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डिगा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।